हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित है, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एलटी के विज्ञप्ति आ चुकी है, उत्तराखंड एलटी की, तो काफ़ी सिलेबस में चेंज है और हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जो भी सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी क्लासेस इसमें मिलेंगी, तो विस्तार से भी अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ ही आपको इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से। और जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वह ग्रंथ था इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, पहले ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी और इसके लेखक हैं गारसा दत्तासी। अब देखिए, ये है तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, लेकिन इसकी जो भाषा थी वह भाषा क्या थी? फ्रेंच। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करते हैं कि क्या लिखा गया है। जो पहला इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी है, जो कि उर्दू और हिंदी के, इसमें देखिए पहला, अब मैंने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट से नोट कर रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो कि आप पॉइंट से इनको याद कर पाएँ, इसीलिए पॉइंट लिखे गए हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें जो महत्वपूर्ण है कि उर्दू और हिंदी के 338 कवियों का इसमें हमें वर्णन मिलता है, लेकिन वो वर्णन मिलता है अंग्रेजी वर्ण क्रम में। ठीक है, कौन सी क्रम में मिलता है यह वर्णन? हमको किस में मिल रहा है? अंग्रेजी के वर्ण क्रम में मिल रहा है, जो 738 कवियों का वर्णन मिला है। गारसा दत्तासी की रचना इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी में। अगला पॉइंट है, 2 भागों में यह रचना लिखी गई है। प्रथम संस्करण इसका आया था 1839 ईस्वी में, यानी कि प्रथम संस्करण का प्रथम भाग। ठीक है, यहाँ पर ये 2 भाग हैं। इसके जो प्रथम संस्करण है इसके 2 भाग हैं। पहला भाग आया था 1839 में, 38-39 में, यानी कि 39 ईस्वी में पहला भाग आया था, और 1847 ईस्वी में आया था इसका दूसरा भाग। जो पहला संस्करण है इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग आया था 1947 ईस्वी में। 1847 ईस्वी में, या 1847 से गलती से 19 हो गया है। अगला संस्करण है, दूसरा संस्करण जो आया है इसका, वह 1871 ईस्वी में आया। देखिए, पहली चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में पहला ग्रंथ है गारसा दत्तासी की जो रचना है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह इतिहास ग्रंथ है, लेकिन इसकी भाषा हिंदी नहीं है। हिंदी का है, लेकिन हिंदी इसकी भाषा बिल्कुल नहीं है। इसकी भाषा है फ्रेंच। इसमें कवियों का वर्णन हुआ है 738 कवियों का। पहले संस्करण का पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में आया है। उसके बाद जो दूसरा संस्करण आता है वह 1871 ईस्वी में आता है। अगला पॉइंट है इसमें कि 72 कवि हिंदी से संबंधित हैं। देखिए, इतिहास ग्रंथ से संबंधित है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का लेखन परंपरा का, लेकिन जो हिंदी कवि हैं इसमें केवल 72 है। मात्र 72 हिंदी कवियों का वर्णन मिलता है, जबकि टोटल कवि 738 हैं। तो बाकी जो कवि हैं, 72 के अतिरिक्त जो कवि हैं वह उर्दू भाषा के हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा कि उर्दू और हिंदी के मिश्रित कवि बताए हैं, लेकिन हिंदी के केवल 72 कवि बताए हैं। उसके बाद देखिए, इसकी भाषा है फ्रेंच भाषा में यह लिखा गया है। अगला है पॉइंट, पेरिस में यह प्रकाशित हुआ है। तो ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्राच्य साहित्यिक समिति थी, इसके द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, यह प्रकाशित हुआ है पेरिस में, और ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्राच्य साहित्यिक समिति है इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और जो यह ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका हिंदी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा 1952 ईस्वी में हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। किसके द्वारा? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा, और उसका नाम उन्होंने दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा नाम दिया गया हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो यह होता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी।
तो इसके आई होप कि आपको इसके सारे ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देखिए, किसी चीज़ को विस्तार से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि हम उसके बारे में सारे पॉइंट्स जान लेते हैं। अगर हम केवल ये क्वेश्चन देखें कि इस ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है, 738 कवियों का, अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएंगे पॉइंट। विस्तार से अगर पढ़ेंगे, सही से अगर पढ़ेंगे तो वो सारे पॉइंट ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगला ग्रंथ जो है तज़किरा-ई-शुअरा-ई-हिंदी। ठीक है, पहला ग्रंथ हमने पढ़ा गारसा दत्तासी का ग्रंथ हिंदुस्तानी, जिसकी भाषा फ्रेंच थी। अगला ग्रंथ आता है तज़किरा-ई-शुअरा-ई-हिंदी और इसके लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया। 1848 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहा। तो 1848 में लिखा गया मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा ग्रंथ है तज़किरा-ई-शुअरा-ई-हिंदी, जिसका प्रकाशन दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ है, इसका प्रकाशन हुआ है। और 1004 कवि इसमें मिलते हैं, 1004 कवि हमें मिलते हैं, जिसमें कि 62 कवि हिंदी के हैं। ठीक है, 1004 कवियों में से जो यह ग्रंथ है, इसमें कुल हिंदी कवियों की संख्या है 62 हमें हिंदी कवि मिलते हैं यहाँ पर। और अगला पॉइंट इसमें आता है कि सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान किंतु नामकरण नहीं। कालक्रम का ध्यान रखा गया है, मतलब कि कालक्रम के आधार पर जो कवि हैं उनका विवरण तो प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो नामकरण है वह नहीं हुआ है। ठीक है, नामकरण इसमें नहीं हुआ है, यानी कि कोई नाम इसमें नहीं दिया गया है, हालांकि कालक्रम का इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। अगला है कि इसे कहा जाता है तबका शुअरा भी इसे कहते हैं, ये ग्रंथ तबका शुअरा भी कहलाता है। अगला ग्रंथ आता है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह जिसकी रचना हुई है 1873 ईस्वी में। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी इसका रचना वर्ष है और महेश दत्त शुक्ल की रचना है। भाषा काव्य संग्रह आपने पहले पढ़ा भी होगा रचनाओं में। जो भाषा काव्य संग्रह है, यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ ही यह है, जिसका प्रकाशन वर्ष या रचना वर्ष है 1873 ईस्वी और महेश दत्त शुक्ल के द्वारा यह लिखा गया ग्रंथ है। अब देखिए, इसका इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वह आता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ यह माना जाता है। जो भाषा काव्य संग्रह है, यह हिंदी भाषा में लिखा गया है, पहला ग्रंथ माना गया है। और नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। अगला आता है शिव सिंह सरोज। जो अगला ग्रंथ है काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है शिव सिंह सरोज भी। तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। और इसकी प्रकाशन वर्ष की अगर बात की जाए तो यह है 1883 ईस्वी की रचना। यह है 1883 ईस्वी की रचना है शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर की रचना है। तो यहाँ पर हमें मिलता है 1003 कवियों का भाषा कवियों का विवरण। 1003 भाषा कवियों का हमें इसमें विवरण मिलता है शिव सिंह सरोज में। और जो इसके भाग हैं, एक पूर्वार्ध और इसका उत्तरार्ध जो भाग है, पूर्वार्ध में 838 जो शिव सिंह सरोज रचना है, इसकी पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने मिलते हैं। जो 838 कवियों की रचनाओं के नमूने इसके पूर्वार्ध भाग में मिले हैं। और जो इसका उत्तरार्ध है, इसमें 1003 कवियों का जीवन परिचय मिलता है। ठीक है, जो इसका उत्तरार्ध भाग है शिव सिंह सरोज का, इसमें 1003 कवियों का जीवन परिचय मिलता है, जबकि इसका पूर्वार्ध भाग में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने मिलते हैं। अगला आता है वर्णानुक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर इन्होंने काल विभाजन तो किया है, वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है, यानी कि जो कवि हैं, लेखक परिचय जो दिया है वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर दिया है, लेकिन काल विभाजन या फिर नामकरण का इन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया है। अर्थात इन्होंने कोई विशेष काल को कोई विशेष नाम नहीं दिया है, कोई विभाजन नहीं किया है, समय नहीं बताया है, वर्णानुक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। तो वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? वह पद्धति है, देखिए जैसे हमारे पास आता है क ख ग घ अण, ये आपको शायद पता ही होगा, फिर भी एक बार हम क्लियर कर देते हैं कि क ख ग घ। अब वर्णानुक्रम का प्रयोग इस प्रकार होता है कि वर्ण के आधार पर लेखकों का परिचय दिया जाएगा, चाहे उनका वर्ष चाहे कोई हो, चाहे जैसे आप देखिए 1883 ईस्वी में जो इसका प्रकाशन हुआ है, चाहे वो 800 ईस्वी के कवि की बात कर रहे हैं, चाहे वे 1800
1920 के कवि की बात कर रहे हैं या 1920 के कवि की बात कर रहे हैं, जो उस अगर वह क वर्ण में आ गया तो उनको वो एक साथ शामिल कर देते हैं, यानी कि उनका वर्ष काल विभाजन नहीं होता है, काल के अनुसार वो लिखे नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहले के कवि पीछे चले जाते हैं वर्ण के आधार पर और पीछे के कवि आगे आ जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अज्ञेय हैं, एक कवि अज्ञेय हैं, ठीक है, और शिव सिंह सेंगर हैं, या फिर सरहपा मान लीजिए, सरहपा हैं। जो सरहपा ये कौन से अज्ञेय हैं? प्रयोगवाद के कवि, जबकि सरहपा हैं आदिकाल के कवि, ठीक है, स्टार्टिंग में इनको माना गया है पहला कवि। तो ये स है, ये अ है, अ पहले आता है, स बाद में आता है, तो इस क्रम में स पीछे चले गया, अ आगे आ गया। तो इसलिए जो ये वर्णानुक्रम पद्धति है यह उचित नहीं मानी गई है, गलत मानी गई है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आगे के कवि पीछे चले जा रहे हैं और पीछे के कवि आगे। तो इस प्रकार ये हमने देखा जो कुछ इतिहास ग्रंथ थे, और ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, इनके लेखकों के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी के आगे का कुछ टॉपिक लेकर, जो कि इतिहास ग्रंथ से संबंधित होगा, या जो भी कोर्स में दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी होगा उसके आगे हम तैयारी करेंगे। धन्यवाद।